नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर पीयूष महाजन आपके साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ और इसे मैं अपने YouTube चैनल पीयूषिका मेंटल हेल्थ गाइड पे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं नॉर्मल मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले आपको बताऊँगा। उसके बाद मेंटल इलनेस की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में बताऊँगा और लास्ट में मैं मिथ्स एंड फैक्ट्स, क्या सच हैं और क्या गलत फहमियाँ हैं हमारे समाज में मेंटल इलनेस को लेके, उसको दर्शाऊंगा या उसको हाईलाइट करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल मेंटल हेल्थ या मेंटली हेल्दी पर्सन हम किसे बोलते हैं। नॉर्मल मेंटल हेल्थ या नॉर्मली मेंटली हेल्दी पर्सन वो होता है जो, पहला पॉइंट, सबसे पहले अपने पोटेंशियल को या अपनी इनेट एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड पॉइंट, जो स्ट्रेस के साथ कोप कर लेता है या स्ट्रेस को टैकल कर सकता है। थर्ड पॉइंट, जो प्रोडक्टिव काम करता है। फोर्थ पॉइंट, जो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अब इसको दोबारा इंग्लिश में मैं बोलना चाहूँगा। अ मेंटली हेल्दी पर्सन as per WHO is the one who recognizes his potential, who copes with the stress, who works productively, and lastly he contributes good for the society. For example, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मुझे अपने पोटेंशियल का पता है। मेरा पोटेंशियल है मेरी साइकेट्री और इसके थ्रू मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब इसी मदद के थ्रू मैं सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में अपना हाथ दे रहा हूँ। और मुझे अपनी फील्ड में प्रैक्टिस के दौरान या इसके साथ साथ मैं अपने स्ट्रेस को भी कोप करता हूँ, अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी डील करता हूँ। तो इन सब के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पर्सन नॉर्मली मेंटली हेल्दी तभी होगा जब वो 4 पैरामीटर्स जिनके बारे में आपको मैंने ऊपर बताया उनको वो ठीक ढंग से काम करता है तब। अब व्हाट इज़ मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस हम कब बोलते हैं? जब हमारी सोच, हमारे व्यवहार या हमारे भावनाओं में कोई बदलाव आए, कोई ऑल्टरेशन आए और इस बदलाव के कारण हम अपना काम, अपना घर का काम और अपना सोशल लाइफ को ठीक ढंग से नहीं कर पाते, तब उसे हम मेंटली इल या मेंटल इलनेस बोलेंगे। अब मैं इंग्लिश में इसे दोहराऊंगा। व्हेन अ पर्सन हैज़ सम चेंज इन हिज थिंकिंग, इन हिज इमोशंस, इन हिज बिहेवियर, ईदर इन ऑल ऑफ देम, मतलब इन सभी में प्रॉब्लम हो या फिर किसी एक में भी प्रॉब्लम हो, एंड ड्यू टू दीज चेंजेस और ड्यू टू दीज ऑल्टरेशन और ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज ड्यूटीज इन हिज वर्क लाइफ, in his home life or personal life and in his social life, then we call it as mental illness and the person is termed as a mentally ill. So friends, अब मैं आगे बढ़ूंगा, मेंटल इलनेस की डिफरेंट फॉर्म्स को आपके साथ शेयर करूंगा, या इसको आप और तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट किस किस बीमारियों से डील करते हैं। तो शुरुआत के लिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस डिपेंडेंस, नशा। जो आजकल नशे के मरीज़ काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन की ट्रीटमेंट के लिए लोग हमारे पास आते हैं। इनमें कुछ कॉमन टाइप्स हैं अल्कोहल डिपेंडेंस, ओपियोइड डिपेंडेंस जैसे हेरोइन, स्मैक, अफीम, भुक्की, डोडा, कैप्सूल्स, ट्रामाडोल अब्यूज़, उसके अलावा कैनबिस, भांग, चरस, गांजा, उसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, उसके अलावा सॉल्वेंट अब्यूज़। बच्चों में ये देखा जाता है, बच्चे गूंद को, गम को या टायर या पंचर को जोड़ने वाली जो ग्लू होती है उसको कई बार इनहेल करते हैं, लिफाफे में डाल के उसको सूंघते हैं। इसके अलावा बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बॉम्बे में LSD का अब्यूज़ होता है। ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स माने जाते हैं।
अब सब्सटेंस के बाद किन तरह के डिसऑर्डर्स हम और देखते हैं, इसमें आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स, जिनमें लोग शक की बीमारी हो जाती है लोगों को। कई बार वो शक वहम करते करते दूसरों पे अटैक कर सकते हैं। इन बीमारियों को साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इन बीमारियों में मरीज़ अपने आप पर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि वो अपनी किसी और दुनिया में रहता है। उसे सिर में आवाज़ें आती हैं और इन आवाज़ों के कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहता है। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स खुद कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। उनके रिलेटिव्स या उनके अटेंडेंट्स मोस्टली उस पेशेंट को डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। इसके अलावा कई बार लगातार शक की बीमारी भी के मरीज़ भी हमारे पास आते हैं। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे कॉमन आप सभी ने सुना है डिप्रेशन। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स में कई बार मेनिया, कई बार डिप्रेशन दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, या कई बार सिर्फ मेनिया ही बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्थाइमिया, इसके अलावा साइक्लोथाइमिया, इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स में कुछ नाम मैं आपको बोलूँगा, जैसे बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में इंसोम्निया, नींद ना आना, हाइपरसोम्निया, नींद ज़्यादा आना, और हाइपरसोम्निया में कई बार लोग काम करते करते भी सो जाते हैं, और इन लोगों को ज़्यादातर ऐसे काम में दिक्कत आती है जिसमें कोई मशीनरी से डीलिंग हो, क्योंकि कई बार सोने के कारण वो मशीन में के साथ उनकी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। उसके अलावा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, वेजिनिस्मस, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब डिसऑर्डर्स इसमें कॉलम में आते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कई मरीज शुरू से बड़े घबराहट वाली पर्सनैलिटी के साथ डेवलप हुए होते हैं, तो उनमें अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, कई ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी के साथ डेवलप होते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में जैसे पैनिक डिसऑर्डर, जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर या जिसे फोबिया बोल सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स उन्हें बोलते हैं जब किसी एक हमारे बॉडी के ऑर्गन में हम लगातार दर्द महसूस करते हैं, पर सारे टेस्ट, सारी इन्वेस्टिगेशंस या काफ़ी मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक कराने के बाद भी उसका कोई फिजिकल कारण नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली उसका हम यही मानते हैं कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कारण है। तो अल्टीमेटली इन पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। अब ये सब डिसऑर्डर्स जिनमें मैंने जिनकी बात की अभी तक, वो सारे एडल्ट पॉपुलेशन में होते हैं। इसके अलावा एल्डरली में जो डिसऑर्डर्स हमारे पास आते हैं, मोस्टली इंसोम्निया, डिमेंशिया, जो बहुत कॉमन एक आजकल प्रॉब्लम है और बढ़ती जा रही है, उसके पेशेंट्स हमारे पास रेगुलरली देखने को मिलते हैं। अब बच्चों में क्या डिसऑर्डर्स हमारे पास आते हैं? बच्चों में जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, मंद बुद्धि, आजकल उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पेशेंट्स या बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिलती है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें भेजा जाता है। उसके अलावा बच्चों में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे ADHD बोल देते हैं या हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर बोल देते हैं। उसके अलावा ऑटिज़म काफ़ी आजकल एक बड़ा रैम्पेंट इशू है जो आजकल बच्चों में डिस्कस होता है कि कई बच्चों की पर्सनैलिटी बड़ी अजीब सी होती है, वो ठीक ढंग से बात नहीं करते, आंखों से आंखें नहीं मिलाते, बड़ा अजीब सा और अलग सा आइसोलेटेड सा बिहेवियर करते हैं, तो उन्हें ऑटिज़म के हम के बेसिस पे इवेल्यूएट करते हैं। इसके अलावा और क्या बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती हैं साइकेट्री में? रीडिंग डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सियाज, मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा डिसऑर्डर्स जैसे कई बार एन्यूरेसिस के साथ बच्चे आते हैं, बेड पे बाथरूम कर देते हैं काफ़ी लेट एज में भी। और इसके अलावा टिक डिसऑर्डर्स, टूरेट डिसऑर्डर्स। और इधर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि डिसलेक्सिया अगर किसी ने समझना हो तो इंडियन मूवी थी बॉलीवुड में आमिर खान की, तो उस पर तारे ज़मीन पे उस पर बेस्ड है, तो आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं समझने के लिए। अब ये तो थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसके बाद मैं आगे आपसे बात करना चाहूँगा
मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट मेंटल इलनेस। मिथ्स क्या हैं, गलतफहमियां क्या हैं, और फैक्ट्स क्या हैं, सच्चाई क्या है। तो पहले मैं बात करूंगा फैक्ट्स या सच्चाइयाँ। सबसे पहला फैक्ट, हमारी एक स्टडी हुई थी इंडिया में, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, और एज पर द स्टडी ये देखा गया था कि इंडियन पॉपुलेशन में 10% हमारी पॉपुलेशन में किसी न किसी फॉर्म का कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर पाया जाता है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात या सबसे घबराने वाली बात यह है कि इन 10% में 86% जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। सो 86% इज़ द ट्रीटमेंट लैग, और बस 14% इन 10% में से साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये शो करता है कि कितना साइकेट्री के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। आगे मैं अभी डिस्कस करूँगा मिथ्स। उन्हीं मिथ्स के कारण ये 86% गैप प्रॉब्लम और उसके डॉक्टर के पास पहुंचने में देखा जाता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट जो फैक्ट्स में है कि अबाउट 3 करोड़ पॉपुलेशन, हमारी एडल्ट पॉपुलेशन जो है अल्कोहल डिपेंडेंट है। 3 करोड़, ये इट्स अ बिग नंबर। इसके अलावा 28 लाख लोग हमारे हेरोइन जैसे नशों पे, हेरोइन, स्मैक, भुक्की, अफीम, डोडे, ट्रामाडोल के आदी हैं या कैप्सूल्स के आदी हैं। और भी दर्दनाक एक फैक्ट जो है, 7 लाख बच्चे सॉल्वेंट अब्यूज़ की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो मोस्टली ये स्ट्रीट साइड बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स लेबरर्स या कोई आगे पीछे नहीं होता, तो वो ही इन नशों के आदी बनते हैं। और एक मैं आपको फैक्ट थर्ड बताऊंगा। 2019 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की स्टैट्स के अकॉर्डिंग 2019 में अबाउट 1,40,000 लोगों ने सुसाइड किया। और उससे भी हैरानी वाली बात, अबाउट 28 लाख लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने अटेम्प्टेड सुसाइड किया। सो ये थे दोस्तों फैक्ट्स अबाउट मेंटल इलनेस या सच्चाइयाँ। अब मैं आऊँगा मिथ्स के बारे में। तो मिथ्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो कारण है जिसके पास लोग मेंटल इलनेस होने पर भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आते। सबसे पहला मिथ क्या है, तो 1 मिनट मुझे आपका समय चाहिए। हाँ जी, सबसे पहला मिथ है मेंटल इलनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। अब क्या किसी भी तरह की बीमारी होना हमारी कमज़ोरी है? आप ही मुझे बताइए। अगर आपको कोई चेस्ट में पेन होता है, अगर आपको कोई पेट में दर्द होता है, तो आप झट से किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट या किसी गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते क्या? जाते हैं ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको अपने ब्रेन से रिलेटेड लगती है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने में हिचक कैसी, हेजिटेशन कैसी, जब लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, तो ब्रेन तो सबसे मेन ऑर्गन है। ब्रेन ही सारी बॉडी के ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ये कॉमन ऑर्गन है जो सारे बॉडी के ऑर्गन्स को सिग्नल देता है। तो बाकी बीमारियों के होने पे हम झट से मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। तो ब्रेन की बीमारी जो साइकेट्रिक इलनेस की तरह प्रेजेंट करती है, तो उसकी अगर हमें कोई इलनेस या सिम्टम लगते हैं तो फिर हेजिटेशन कैसी? ये तो बहुत गलत बात है। हमें इसे समझना चाहिए कि जैसे डायबिटीज़ और शुगर हैं, वैसे ही ब्रेन की इलनेसेस हैं, और इसकी ट्रीटमेंट या इसके साइन एंड सिम्टम कुछ दिखने पर साइकेट्रिस्ट के पास जल्द से जल्द जाएं। दूसरा मेंटल इलनेस के रिलेटेड मिथ, ये एक और बड़ी हमारी सोसाइटी में कॉमन चीज़ है जिसे धात सिंड्रोम बोल देते हैं। धात सिंड्रोम क्या बोलते हैं कि लोग हमारे पास अक्सर आते हैं पेशेंट्स की, डॉक्टर साहब मुझे सेक्सुअल वीकनेस है या मेरी बॉडी में कमज़ोरी रहती है। और ये कमज़ोरी जब हम उनसे डिटेल में बात करते हैं, वो यही देखने को मिलता है, वो
ये सोचते हैं कि उन्होंने एक्सेसिव मैस्टरबेशन की या एक्सेसिव हस्तमैथुन के कारण उन्हें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉडी में कमज़ोरी, ध्यान ना लगा पाना। वो उनकी ऐसी सोच क्यों होती है? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि सीमन, जो हमारा वीरज होता है, वो बॉडी का मेन एक फ्लूइड है और धातु है जिसके अराउंड हमारी लाइफ बेस्ड है, और अगर उसका लॉस होता है किसी भी फॉर्म में तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है और धीरे धीरे हमें कमज़ोरी आती है और हम वीक बनते हैं, और इसी वीकनेस के कारण हमें मेंटल इलनेस भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके कारण कई लोग गलत चक्रों में पड़ते हैं। कई लोग कई बार कितनी मेडिसिन गलत तरीके से ले लेते हैं। कई लोकल फेथ हीलर्स, क्वैक्स के पास चले जाते हैं और कई उन्हें स्टीरॉयड्स, हार्मोन्स वगैरह देते हैं, जिसके कारण उनकी प्रॉब्लम ठीक होने के राह पे तो नहीं जाती पर और गड़बड़ी की राह पे या और गलत ट्रैक पे चली जाती है। थर्ड मिथ या थर्ड गलत फहमी जो हमारी सोसाइटी में है कि अगर हम आपको मेंटल इलनेस हो रही है तो भगवान आपके पापों की सज़ा आपको दे रहा है। देखिए, पापों की सज़ा या कर्मों की सज़ा हमारी गीता में भी लिखा गया है कि कर्म आपके डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसे होगी। पर लाइफ कैसी होगी ये बोलती है, ये नहीं बोलती कि आपके इलनेस होगी, आपको ये पर्टिकुलर इलनेस होगी। मेंटल इलनेस का आपके पापों से, आपके किए हुए पिछली लाइफ के कोई गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है, या भगवान का कोई कर्स नहीं है जिसके कारण आपको मेंटल इलनेस होती है। ये एक प्रॉब्लम है। इसमें केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स की बॉडी में कमी होती है ब्रेन में, जिसके कारण कुछ शारीरिक सिम्टम के लक्षण आते हैं और जिसका इलाज एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि साइकेट्रिस्ट है उसके थ्रू ही होता है। चौथा मिथ क्या है? बच्चों में मेंटल इलनेस कभी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 लाख बच्चे सॉल्वेंट अब्यूज़ से सफ़र करते हैं, तो ड्रग डिपेंडेंस भी एक बीमारी है। बच्चों में ये काफ़ी कॉमनली देखी जाती है और आप हैरान होंगे आजकल ये सुन के कि आजकल कितने बच्चे आ रहे हैं इवन 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज जो डिप्रेशन के साइंस के साथ आ रहे हैं, जो एंग्जाइटी के साइंस के साथ आ रहे हैं, जो ओसीडी के साइंस के साथ आ रहे हैं, और फोबियाज़ या एंग्जाइटी जो डेवलप होती है या जो एल्डरली पॉपुलेशन में या अडल्ट पॉपुलेशन में देखी जाती है, उनका कारण या उनका स्टार्टिंग हमेशा ही बचपन में होता है। और मैंने और भी फॉर्म्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेस आपको बताई बच्चों में, जैसे ADHD, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, एन्यूरेसिस डिसऑर्डर। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। हम कैसे डिनाई कर दें कि बच्चों में नहीं होती? इवन साइकोटिक डिसऑर्डर्स तक, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया कई बार अर्ली ऑनसेट जो है बचपन में दिखाई देता है, लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज। तो बच्चों में भी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं। फेथ हीलर्स, हमारे बाबा, हमारे क्वैक्स, यही मेंटल इलनेस को क्योर करते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? पहले भी मैंने अभी थर्ड पॉइंट में बोला था कि हम ये मानते हैं कि भगवान ने हमें कोई शापित किया है या हमारे भगवान के मतलब हमारे पापों के कारण हमें उनकी सज़ा मिली है। तो अक्सर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी भी इसे कहना गलत होगा, हम गलत ट्रैक पे पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी बाबे के पास जाएंगे, कोई भूत प्रेत होगा और वो थ्रू मैजिकल वे, ये झाड़ू फेरने से या कुछ है, इसको ठीक कर देगा। तो ये बहुत बड़ा गलत मिथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्योरली ये एक न्यूरोकेमिकल डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोकेमिकल्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट भी न्यूरोकेमिकल बेसिस पे ही होगी, ना कि झाड़ फूंक से। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन मिथ है। उसके बाद जो एक मिथ की बात कर रहा हूँ उसे सुन के बड़ा दुख लगता है कि केसेस कई बार ऐसे अखबार में भी पढ़ने को दिखते हैं कि कोई ड्रग डिपेंडेंट इंसान को चेन किया गया, उसे बंद करके उसे मारा गया, या सुनने को मिलता है कि ड्रग डिपेंडेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसे सेंटर में भेजा गया जहाँ पे मारते थे, पिटाई करते थे ताकि वो सीधा हो सके। इसका बेसिस यही है कि लोग मानते हैं कि ड्रग डिपेंडेंस एक चॉइस है, एक कॉन्शियस मतलब विलिंग डिसीजन है पेशेंट का, इंसान का, तभी वो ड्रग डिपेंडेंट की प्रॉब्लम से सफ़र करता है। अगर वो चाहे तो वो उसे आराम से छोड़ सकता है। तो इसी मिथ के कारण लोग गलत ट्रीटमेंट्स में पहुंचते हैं। कई बार गलत सेंटर्स पे रेड डलती हैं कि अनएथिकल सेंटर जहाँ पे मार कुटाई, उनकी चेनिंग होती है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ड्रग डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है उनके ब्रेन में, हाँ, वो स्टार्टिंग ज़रूर कॉन्शियस होती है, उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं, कई बार पीयर प्रेशर के कारण, कई बार कोई स्ट्रेस के कारण स्टार्टिंग हमेशा एक कॉन्शियस चॉइस होती है मोस्टली। पर जब एक दो बार वो ले लेते हैं तो वो जब प्रॉब्लम बनती है तो प्रॉब्लम में कुछ ऐसे ब्रेन में बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं कि वो उसे छोड़ नहीं पड़ पाते, उनमें शारीरिक तोड़ होती है, उनमें बार बार दिमाग में क्रेविंग होती है, और इन सब बातों को जानते हुए भी वो इतने कंपल्शन में आ जाते हैं, इतना कंपल्सिव उस एक्शन में आ जाते हैं कि फिर भी ड्रग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारी बस नहीं चलता किसी सिचुएशन पे, तभी वो प्रॉब्लम हम उसे बोलते हैं। तो इसीलिए ड्रग डिपेंडेंस कोई चॉइस नहीं है। जब ड्रग डिपेंडेंस बोला है हमने तो वो हमेशा एक बीमारी है, तो उसे बीमारी की तरह ही डील करना पड़ेगा। उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके आइए और उसका प्रॉपर इलाज कराइए। उसके बाद 7th मिथ एक रिपीट ही है फर्स्ट मिथ का कि सुसाइड इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। सुसाइड, जैसे मैंने पहले बात की, मेंटल इलनेस इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, एंड सुसाइड जो एक इसका मेंटल इलनेस का सिम्टम है वो भी कोई साइन वीकनेस का नहीं है। वो शो करता है कि ब्रेन की प्रॉब्लम है और इनिशियली उसको रिकॉग्नाइज जल्द से जल्द करना चाहिए। सुसाइड के जो पॉइंट्स होते हैं कि जैसे कई लोग वो अपनी बातों में सुसाइड का मेंशन करते हैं कि मेरा अब जीने का मन नहीं कर रहा, मैं अब अपनी विल बनाना चाहता हूँ, अपने कुछ घर में सामान लेके आते हैं कि हथियार या कोई पॉइजन। तो जल्द से जल्द ऐसी अगर कोई भी लक्षण मिलता है उसे पहचानिए और सुसाइड के लिए हेल्प लीजिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, या कई बार मेंटल हेल्थ कोई कॉन्टैक्ट हेल्पलाइंस भी होती हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर किसी ने सुसाइड कर भी लिया तो उसे कोई गलत नज़र से मत देखिए, उसे स्टिग्मेटाइज ना करिए। अब तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने भी इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब इसको अब वो एक लॉ के अकॉर्डिंग अब इसे कोई क्रिमिनल नहीं मानते। अगर कोई सुसाइड किसी ने किया उसे विक्टिम मानते हैं, उसे सफरर मानते हैं, वो कोई मेंटल हेल्थ इलनेस से हमेशा ही रिलेटेड होगा। उसके बाद 8th मिथ या 8th गलतफहमी जो सबसे बड़ी या बड़ा दुख होता है जिसे सुन के, जो साइकेट्रिस्ट के प्रति लोगों में है, कि साइकेट्रिस्ट हमेशा लोगों को नशे का आदी या ड्रग्स का आदी, नींद की गोलियों का आदी बना देता है। और साइकेट्रिस्ट से बेटर है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, न्यूरोसर्जन से, आप इनके पास चले जाएं, ये भी देख लेते हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, साइकेट्रिस्ट ही एक सोल ऐसा इंसान है जो मेंटल इलनेस के लिए उसने अलग से एक 3 साल की ट्रेनिंग ली है और किसी अलग स्पेशलिस्ट ने इनमें ट्रेनिंग नहीं ली होती। इसी ट्रेनिंग के चलते हम एक्सपर्ट बन जाते हैं मेंटल हेल्थ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करने में और मैनेज करने में। अगर आप ऐसी बातें सोचेंगे कि साइकेट्रिस्ट आपको ऐसे नशे के आदी बनाते हैं तो ये गलत है। इसी से रिलेटेड जो मिथ है आपको मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि आपको नशे का आदी बनाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कई बार साइकेट्री की जो मेडिसिन हैं वो कुछ ही ऐसे केस होते हैं जिनमें हमें थोड़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। ये हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है कि हम देना चाहते हैं। हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कई मेडिकल ट्रीटमेंट के कोर्सेज होते हैं, इसलिए इससे ऐसा माना जाता है कि इन कोर्स को पूरा करके जो आगे मेंटल इलनेस की या साइकेट्रिक इलनेस की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसे मिनिमल से मिनिमल या उसे बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इतना लंबा कई बार ट्रीटमेंट कुछ डिसऑर्डर्स में चलता है। रूटीन में जो एंजाइटी डिप्रेशन है उनके लिए इतनी लंबी ट्रीटमेंट्स नहीं होती, तो इसलिए ऐसा मिथ अपनी सोसाइटी अपने दिमाग से क्लियर करें। उसके बाद एक और मिथ की यही रिलेटेड कि आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के पास जाइए कि वो भी देख सकते हैं। अगर आपके पास एक साइड पे ट्रेंड फिजिशियन है जिसे आप साइकेट्रिस्ट बोलते हैं और दूसरी साइड पे कुछ ऐसे फिजिशियन हैं जो ट्रेंड नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें ट्रेंड फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए जो साइकेट्रिस्ट है। इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद लास्ट एक मिथ को जो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम है, इवैल्यूएट करते हैं हम, उसे मैनेज करते हैं और मैनेजमेंट में पेशेंट बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब आप ना दवाई रहने दो, काउंसलिंग कर दो। तो ये भी एक मिथ है कि काउंसलिंग जो है वो
ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है कि उसी से पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ, काउंसलिंग ठीक है, एक हम ऐड ऑन करते हैं कुछ रिक्वायर्ड केसेस में जहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे एंजाइटी में, डिप्रेशन में। हर केस में काउंसलिंग का यूज़ नहीं है। काउंसलिंग तभी यूज़ होगी जब पेशेंट एक बार स्टेबलाइज हो जाए। इनिशियल कुछ टाइम के लिए हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। कोई घबराहट की प्रॉब्लम है या नींद की प्रॉब्लम है, कुछ मेडिसिन ऐसी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि पहले पेशेंट स्टेबल हो। जब स्टेबल होगा, मेंटली उसको थोड़ा बातों को समझने की, कॉम्प्रीहेंशन करने की, बातों की समझ आएगी, तभी तो हम काउंसलिंग कर पाएंगे, तभी वो कुछ समझ पाएगा, तभी फॉलो कर पाएगा। अगर पेशेंट फर्स्ट डे इतनी एंग्जाइटी के साथ आ रहा है, हम उसे 4-5 बातें करेंगे, हाँ वैसे कर लो वैसे कर लो, कौन सा ऐसा इंसान है जो उसको नेक्स्ट डे फॉलो कर लेगा? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो काउंसलिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट की, और साइकेट्रिक मैनेजमेंट या ड्रग्स मैनेजमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। दोनों को आप एक दूसरे से सुपीरियर नहीं कह सकते। काउंसलिंग हमेशा एक ऐड ऑन होता है जो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद या मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ देर बाद ही स्टार्ट किया जाता है, और वो भी कुछ रिक्वायर्ड केसेस में। तो दोस्तों, इसी के साथ जो मिथ्स थे मैंने क्लियर करने चाहे, ये गलतफहमियां थी। मैं यही चाहूँगा कि साइकेट्री से रिलेटेड स्टिग्मा जो है जल्द से जल्द दूर हो, लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस आए, और जो लोग सोचते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीयूषिका मेंटल हेल्थ गाइड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर ऑल।